Good morning, students. Hope you all must have gone through the topic that I taught you in my last lecture. And those students who are attending me for the first time and facing any problem can drop me a WhatsApp message. I will personally help out. Can you hear me, students? Okay, so I start the class. In my last lecture, beta, I started the kinematics. राइट काइनेमेटिक्स मतलब मोशन काइनेमा वर्ड से क्रिएट हुआ था और काइनेमेटिक्स एक मैकेनिक्स का पार्ट था जिसमें मैंने स्टैटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है, डायनेमेटिक्स क्या है, वो मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था. आई एम रिवाइविंग जस्ट फॉर द 5 to 6 मिनट्स ताकि जो बच्चे नए हैं दे कैन बी लिंक अप विद मी थ्रू दिस उसके थ्रू लेक्चर के थ्रू. So I start the mechanics. Mechanics क्या था? It is the branch of the physics in which we discuss about the body when it is in motion and try to come in motion. Okay, and mechanics have 3 parts: statics, kinematics and dynamics. And the सबसे पहले आ रहा था हमारे पास एक point mass था. Point mass को मैंने क्या कहा था? Geometrically अगर हम इसे physically अगर बोले तो it's a point mass, अगर mathematically बोले तो it's a simple point. तो मैंने कहा था जब कोई स्मॉल साइज की बॉडी लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो वो बॉडी को हम लोग एज ए पॉइंट मास कंसीडर कर लेते हैं. उसके बाद मैंने बताया था कि यहाँ पे बॉडी क्या होती है कि बॉडी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मैटर से बनी होती है जिसका कुछ ना कुछ फाइनाइट साइज होता है, शेप होती है और कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है. सेकंड, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि पार्टिकल भी एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है मैटर का जिसके डायमेंशंस नहीं होते हैं, वो मास और पोजीशन से ही डिस्क्राइब होता है. उसके बाद मैंने कहा था रेस्ट क्या है? जब किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही होती है तो बॉडी क्या कहलाती है? वो रेस्ट में है. जब उसकी पोजीशन चेंज हो रही होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं कि वो बॉडी क्या है? मोशन में है. उसके बाद मैंने कहा था रेस्ट और मोशंस क्या है? एक दूसरे के रिलेटिव हैं. रेस्ट और मोशन कोई भी चीज एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है, कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है. एक्चुअल में जो मोशन है वो कंबाइंड प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर की. ऑब्जर्वर कौन है? लाइक जैसे अगर हम मान लो बाहर खड़े हैं, एक बस आ रही है तो हमारे रिस्पेक्ट में बस क्या है? मोशन में है, तो उस समय हम क्या हुए? ऑब्जर्वर हुए. या बस के अंदर यू आर गोइंग विद योर फ्रेंड्स इन ए स्कूल बस, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो क्या है? रेस्ट में है आपके रिस्पेक्ट में. तो यहाँ इस समय ऑब्जर्वर कौन हो गए? आप हो गए. आपके एट द सेम मोमेंट बट आपका फ्रेंड तो आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, बट जो बाहर पे ट्रीज वगैरह हैं रोड साइड वाइज में वो क्या है? मोशन में है. तो ये ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है. तो अगर मैं दूसरे वे में से कहूँ तो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम अर्थ है, अर्थ क्या कर रही है? अपने ही एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही थी और सन के अक्रॉस भी रिवॉल्व कर रही थी. तो जो हमारे स्कूल है, क्लासरूम्स है, हाउस है, ये सब हमें क्या अपीयर हो रहा था? वो रेस्ट में है. मगर किसी दूसरे प्लैनेट से देख रहे थे तो वो क्या लग रहा था? अर्थ भी अपनी एक्सिस पे घूम रही है, तो वो चीज भी हमारी क्या है? मोशन में. तो यहाँ ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड कर रहा था. अगर ऑब्जर्वर अर्थ पे था तो वो स्टेशनरी दिखाई दे रहा था, अगर ऑब्जर्वर हमारा कहाँ था? कहीं बाहर था, तो वो क्या दिखाई दे रहा था? मोशन में दिखाई दे रहा है. तो मैंने फिर ऐसे ही आपको बताया फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है. वैसे अगर वेरी शॉर्ट में बात करूं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक तरह से एक काइंड ऑफ ऑब्जर्वर ही है. जैसे फॉर एन एग्जांपल आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, जो ट्री आपके बराबर में प्लेटफॉर्म के ऊपर लगा हुआ है दैट इज इन रेस्ट. ट्रेन जो आ रही है वो आपके रिस्पेक्ट में क्या है? मोशन में है. तो आप यहाँ क्या रह गए? ऑब्जर्वर हैं. अगर सेम मूवमेंट में आप क्या हो गए? ट्रेन के अंदर बैठ गए, तो अब ट्रेन आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो गई, बट जो ट्री आपकी पोजीशन चेंज हो रही है ट्री के रिस्पेक्ट में, तो ट्री क्या हो गया? मोशन में आ गया. तो ये डिपेंड करेगा कि कहाँ पे ऑब्जर्वर को हमने लिया है, कलेक्ट किया है. अगर हम दूसरे फ्रेम ऑफ ज्योमेट्रिकली देखें हम उसको, तो हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में देखते हैं कि हमारे पास में 3 एक्सेस हैं, एक्स वाई जेड. तो जो ओरिजिन होता है हम लेट कर लेते हैं कि हमारा ऑब्जर्वर वहां पे रखा हुआ है, तो उसी के रिस्पेक्ट में हम मोशंस को देखते हैं. ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सब डिस्कस किया था. फिर मैंने बताया था इनर्शियल फ्रेम क्या होता है और नॉन इनर्शियल क्या होता है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैंने एज ए ऑब्जर्वर बता दिया. तो अब मैंने क्या किया कि जो इनर्शियल फ्रेम है वो हम उसको इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, या तो
कोई ऑब्जर्वर जो है रेस्ट में है या वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा है, तो ऐसी स्टेट में हम ऑब्जर्वर को क्या कहेंगे, इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि ऑब्जर्वर को ही हम इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। अगर मान लीजिए ऑब्जर्वर चल रहा है और वो एक्सेलरेटेड मोशन में है और उसके रिस्पेक्ट में किसी की कंडीशन को ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो इस समय पर एक्सेलरेशन हो रहा है, तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या कहेंगे हम, नॉन इनर्शियल कहेंगे। वैसे हम कहते हैं कि अर्थ हमारी एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर हम बहुत माइक्रो लेवल से देखें तो हम क्या कर रहे हैं, अर्थ को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहना चाहिए हमें बजाय इनर्शियल के। क्यों, अर्थ भी तो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, रोटेट करने से उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वो भी एक्सेलरेटेड मोशन में। बट फॉर द सिंप्लिसिटी हम उसके मोशन को इस समय पर या उसके रोटेशन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अर्थ हमारे लिए क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। दूसरा आता है, मैंने आपको बताया कि हमारे पास में टाइप ऑफ मोशन बताए थे मैंने, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक क्या लिख सकते हैं हम, जेड एक्सिस। और यहाँ पे क्या कर देते हैं, इस जगह पर हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या हो गया, इस ओ पॉइंट पर हम क्या कह देंगे कि हमारा ऑब्जर्वर है, और इसी को हम क्या कह देंगे, इसी के रिस्पेक्ट में जितने भी मोशन को डिस्कस करेंगे इसको एज एन ऑब्जर्वर लिया जाएगा और इसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया जाएगा। डन। फिर मैंने बताया था 3 टाइप के मोशन होते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल मोशन ये था कि हमारे पास में 3 कोऑर्डिनेट थे, 3 कोऑर्डिनेट में से अगर कोई भी एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था तो हम उसको क्या कह रहे थे, 1 डायमेंशनल मोशन कह रहे थे। अगर दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे थे तो उसे क्या कह रहे थे, 2 डायमेंशनल कह रहे थे। और तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट एट ए टाइम चेंज होते हैं तो वो क्या बताया था मैंने, 3 डायमेंशनल मोशन था। अब 1 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल क्या ले लिया था, जैसे फॉर एन एग्जांपल एक कार है वो स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है तो हमने क्या कह दिया था, वो 1 डायमेंशनल मोशन है। या कोई क्या हो रहा था, कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है वो 1 डायमेंशनल मोशन में। या हम एक कार में हैं वो सर्कुलर मोशन में चल रही है, या हम कैरम खेल रहे हैं, बिलियर्ड्स बॉल खेल रहे हैं, तो ये हमारे पास में क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन। या हमारे पास में फ्लाइंग काइट्स थी या फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं, वो सब क्या है, 3 डायमेंशनल मोशन में, क्योंकि उनके तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे होते हैं। या रूम के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल उड़ रहा है, रूम क्या है, 3 डायमेंशनल होता है, उसके अंदर लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है, हाइट भी होती है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल। जैसे हम ब्लैक अपना व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं तो व्हाइट बोर्ड की जो विड्थ है वो आपको दिखाई नहीं दे रही होती, खाली लेंथ और सॉरी डेप्थ नहीं दिखाई दे रही होती, खाली लेंथ और विड्थ आपको दिखाई दे रही होती है, तो वो क्या कंसीडर करते हैं, वो 2 डायमेंशनल है। 1 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, अगर ट्रेन कोई स्ट्रेट ट्रैक पे मूव कर रही है तो वो 1 डायमेंशनल मोशन है। या कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा है तो वो भी क्या है, 1 डायमेंशनल मोशन है। फिर 2 डायमेंशनल में वही कैरम, या हमारे पास में 2 डायमेंशनल के एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे। 3 डायमेंशनल मोशन के एग्जांपल्स मैंने शेयर किए थे, फ्लाइंग बर्ड्स जो थे, या रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल था। फिर मैंने कहा था डायमेंशनली तो चलो 1 2 3 3 टाइप के डायमेंशनल बताए थे। फिर आ गया था हमारे पास में लीनियर मोशन क्या है, जब कोई पर्सन सीधा स्ट्रेट रोड पे चल रहा है तो वो क्या है, लीनियर मोशन है। जब सर्कुलर, जैसे इलेक्ट्रिक फैन है या मोशन ऑफ अर्थ है, ये क्या है, रोटेशनल मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है बेटा, जब जैसे सिंपल पेंडुलम है वो क्या है हमारा, ऑसिलेटरी मोशन है। क्यों है वो ऑसिलेटरी मोशन में, वो अपनी मीन पोजीशन से जाएगा फिर वापस आएगा फिर फोर्थ एंड बैक। जो मीन पॉइंट किसी भी पॉइंट के अक्रॉस वो मूव कर रहा होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है। आगे चल के आप पढ़ोगे पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, पीरियड तो उसको मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा, ये मैंने उस दिन भी आपको बताया था। जो आज का मेरा टॉपिक है, आज अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे जब आप 9th क्लास में होंगे तो उसमें आपने थोड़ा सा आइडिया लिया होगा भाई स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है। ऐसी क्वांटिटी जिनके पास खाली मैग्नीट्यूड होता है, ये मैग्नीट्यूड का मतलब जिन्हें हम नंबर और यूनिट होती है उनको हम स्केलर कहते हैं। और वेक्टर किनको कहते हैं बेटा, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। वेक्टर होने के लिए एक और चीज की जरूरत पड़ती है, वो वेक्टर चैप्टर में बताऊंगा, बट फॉर द सिंपलिसिटी पर्पस हम लोग यहाँ सिर्फ इतना एनालाइज कर रहे हैं कि भैया स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी हम उन्हें कहते हैं जिनके अंदर खाली मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी उन्हें कहते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। वेक्टर क्वांटिटी कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, बट स्केलर में हम एक ही साइन लिख के कंसीडर करते हैं। ठीक है। अब जैसे स्केलर के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे डिस्टेंस है वो स्केलर का एग्जांपल है, स्पीड जो है वो स्केलर का
पल है, टाइम है, मास है, ये सब क्या है, स्केलर के एग्जांपल है। अब हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, क्योंकि उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको कह देता हूं कि एक मार्कर को थ्रो कर दीजिए 20 मीटर तक, तो आपने एक मार्कर को थ्रो कर दिया 20 मीटर तक, तो ये क्या कहलाएगा, 20 मीटर इज द डिस्टेंस। अगर मैंने कह दिया आपको एक मार्कर को थ्रो कर दो ईस्ट में 20 मीटर तक, तो आपको साथ में ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज मैंने आपको क्या किया, 20 मीटर, ये तो 20 तो एक नंबर हो गया, मीटर यूनिट हो गई, तो ये तो खाली मैग्नीट्यूड है, साथ में मैंने क्या एक्सप्लेन कर दिया आपको, इन द ईस्ट, वो डायरेक्शन भी मैंने आपको बता दी है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल है स्केलर और वेक्टर के। तो वेक्टर का एग्जांपल एक तो डिस्प्लेसमेंट, एक वेलोसिटी, एक एक्सेलरेशन, ऐसी फोर्स है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी के हैं। अब आता है हमारे पास में एक्चुअल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। ये सब आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी यही कहा था कि मोस्टली टॉपिक हमारे जो 9th के हैं बेटा, वो 11th में बड़े हेल्पफुल होते हैं, और जो 10th के टॉपिक्स है वो 12th में हेल्पफुल होते हैं। तो अभी आपने आइडिया लिया होगा, मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट इसमें दिया हुआ है, सपोज अगर यहाँ पे देखें तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं एक कोई भी एक रैंडम मोशन में चला गया, तो यहाँ जाके फाइनल मेरा पॉइंट हो गया। तो जो एक्चुअल पाथ होगा, दैट ब्लैक एरोज रिप्रेजेंटिंग द एक्चुअल पाथ, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, लाइक ग्रीन लाइन जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है आपको शॉर्टेस्ट पाथ को, और जो एक्चुअल पाथ है वो रेड लाइन से डिनोट किया जा रहा है। तो रेड लाइन को हम क्या कहेंगे, हमारा डिस्टेंस है, और जो ग्रीन लाइन है वो क्या कहलाएगी, हमारा डिस्प्लेसमेंट है, बिकॉज इनिशियल से फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ लिया गया है। तो जो डिस्टेंस होता है वो एक्चुअल पाथ होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो बेटा शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं, तो डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस ऑलवेज भी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल्स हैं, वो क्लास में शेयर करूंगा। यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया है इन्होंने कि सपोज हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, वो ए से स्टार्ट हुआ चलना, यहाँ ए से वो 10 मीटर ईस्ट में गया, फिर 5 मीटर साउथ में, एंड देन मूव 10 मीटर मान लीजिए वेस्ट में। यहाँ किलोमीटर लिखा, मीटर में बात कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द एक्चुअल पाथ, भाई ए से हम ग्रीन लाइन में गए, फिर ये पिंक वाली लाइन आ गई, फिर हमारे पास में ब्लू लाइन आ गई, तो टोटल एक्चुअल पाथ तो यही हुआ, यहाँ से यहाँ, और ये वाला एक्चुअल पाथ हुआ। तो ये कितना बन गया हमारे पास में डिस्टेंस, डिस्टेंस बन जाएगा 10 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 10 मीटर, दैट इज 25 मीटर। यहाँ किलोमीटर लिखा हुआ है तो किलोमीटर भी आप लिख सकते थे। बट जो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये तो इनिशियल और फाइनल के बीच ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ये वाला, तो ये कितना होगा, ये रेक्टेंगल की तरह इस 5 के बराबर ही होगा। तो हम क्या कहेंगे, इट इज 5 मीटर। बट डायरेक्शन क्या होगी, देखा जाए तो ए से बी की तरफ जा रहे हैं हम लोग, कहां जा रहे हैं, ए से बी की तरफ। तो ए से बी की तरफ क्या पड़ रहा था, साउथ, तो हमें आंसर में आएगा 5 मीटर इन साउथ। तो डिस्टेंस कितना रहा, 25, डिस्प्लेसमेंट कितना रहा बेटा हमारा, 5 इन साउथ, राइट। तो ये है हमारे पास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, सपोज एक बॉडी है, वो एक सर्कल में मूव कर रही है, और जो सर्कल है उसका रेडियस मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है, रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। तो ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, एक्चुअल पाथ। यहाँ एक्चुअल पाथ कितना है, आधा सर्कल। अगर मैं आधे सर्कल की बात करता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर होना चाहिए, जैसे पूरा सर्कल तो 2 पाई आर होता है, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पाई आर, पाई की वैल्यू पुट कर देना, आर की वैल्यू पुट कर देना, आपको आंसर आ जाएगा। तो यहाँ डिवाइडेड बाई 2 कर देना इसको, दिस इज डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा हमारे पास में, 2r, सिंपल। तो 2r कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, सिंपली। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में, अब डिस्टेंस एक स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्टेंस के, अब उनके बीच में अगर हम छोटी सी बात करें तो डिस्टेंस की यूनिट सेम होती है, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, बोथ आर हैविंग द सेम यूनिट, दोनों या तो सेंटीमीटर में होंगे या दोनों मीटर में होंगे। फिर डिफरेंस क्या है, एक स्केलर है, दूसरा वेक्टर है। तो डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव,
और फॉर ए मूविंग बॉडी इट कैन बी जीरो। जैसे इस केस को अगर मैं देखूं, अगर मान लीजिए पार्टिकल पूरा सर्कल घूम करके आ जाता, तो इस केस में हमारे पास में क्या बन जाता, डिस्प्लेसमेंट। इनिशियली ए से चला था, ए पर ही आ गया, इट मींस फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। नो नेक्स्ट डिस्टेंस जो होता वो कितना होता, 2 पाई आर होता। अब आता है हमारे पास में स्पीड क्या होती है, द रैपिडिटी ऑफ द बॉडी मोशन इज कॉल्ड स्पीड, या ये कह सकते हैं ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड, राइट। आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी कह सकते हो। रैपिडिटी का मतलब है हाउ फास्ट वी आर चेंजिंग द पोजीशन, दैट इज कॉल्ड स्पीड, राइट। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में स्पीड की जो टाइप्स है वो कितने टाइप की है। अगर मैं स्पीड की बात करता हूं तो हमारे पास में कितने टाइप की स्पीड्स हैं। स्पीड है हमारे पास में 4 टाइप की। एक यूनिफॉर्म स्पीड है, आपने पढ़ा होगा। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रही होती है तो इसका मतलब क्या होता है, वो यूनिफॉर्म स्पीड है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, जब कोई बॉडी, व्हेन ए बॉडी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मींस कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और दूसरे वे में कहें तो क्या कह सकते हैं, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब नेक्स्ट आता है जो ये 2 टाइप है हमारी, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ये हम नॉन यूनिफॉर्म में निकालते हैं। आप कहेंगे सर यूनिफॉर्म में क्यों नहीं निकालते, क्योंकि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है तो उसकी एवरेज स्पीड भी वही रहती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी वही रहती है। तो चेंज कहाँ होती है, जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होती है। तो हम फिर कैसे निकालते हैं एवरेज। मान लीजिए सपोज हम किसी भी टाइम पर यहाँ पे थे, सपोज एक पॉइंट पे थे हम x1 पर, टाइम क्या था हमारा t1। हम पहुंच कहां गए, सपोज ए कार इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, इट इनिशियली इट वाज एट ए पोजीशन ऑफ x1, नाउ द कार मूव टू x2। अब इसकी फाइनल पोजीशन क्या हो गई, SF लिख लो या x2 कह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। टाइम कितना चेंज हुआ, t1 से, t1 था, कितना चेंज हो गया बेटा, t1 से t2 चेंज हो गया। तो पोजीशन कितनी चेंज हुई, पोजीशन चेंज हो गई बेटा हमारी XF माइनस XI, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। टाइम कितना चेंज हुआ हमारा, t2 माइनस t1। द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज XF माइनस XI और टोटल टाइम इज t2 माइनस t1। सो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस, ये यहाँ क्या फॉर्मूला बना हुआ है हमारा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। नाउ वही x, ये था हमारा टोटल चेंज इन पोजीशन। तो XF माइनस XI T2 माइनस T1, तो हम इसको डेल्टा, वर्ड आपके लिए नया आ गया, दैट इज कॉल्ड चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब हमारे पास में एक टॉपिक आता है, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो अभी पहले ही मैं बता चुका हूं, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा होगा तो उसकी एवरेज स्पीड भी वही आएगी और इंस्टेंटेनियस भी वही आएगी। बट जब कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा होगा तो उसकी एवरेज स्पीड डिपेंड करेगी उसके चेंज इन टाइम पर भी और पोजीशन पर भी। तो ऐसे ही सिमिलरली जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो क्या होती है, स्पीड एट एनी इंस्टेंट। जैसे आपके जो एक्टिवा है या कोई भी 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, उसमें 2 मीटर लगे होते हैं, एक स्पीडोमीटर होता है और एक ऑडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर क्या बताता है, स्पीड क्या चल रही हो, ऑडोमीटर क्या बताते हैं, डिस्टेंस कितना ट्रेवल अभी तक आपने कर लिया। तो किसी भी इंस्टेंट की जो स्पीड है वो किससे पता चलती है, स्पीडोमीटर से। तो मैं अभी बात कर रहा था व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अभी जो हमने एवरेज स्पीड निकाली थी, अगर हम उसे फॉर द इंस्टेंट ले लें, यहाँ एक ना आपको कंफ्यूजिंग चीज लगती है, डेल्टा टी गोज टू जीरो। हम उसे जीरो नहीं कह सकते, नहीं तो जीरो कह देंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा और पूरा का पूरा फैक्टर हमारा क्या बन जाएगा बेटा, जीरो बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो हम नियर टू जीरो बोलते हैं, ये इस लिमिट का मतलब क्या होता है, नियर टू जीरो, ना कि एग्जैक्ट जीरो। इस डेल्टा को कन्वर्ट कर लेते हैं हम dx में और dt में। सो कीप इन माइंड दिस इज द सिंबल फॉर इंस्टेंटेनियस और दिस इज द सिंबल फॉर इंस्टेंटेनियस एंड दैट वाज फॉर एवरेज, राइट। फिर वही है, स्पीड एक स्केलर है, उसकी यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकेंड। अब एक ना छोटा सा ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, कैसे हम एवरेज स्पीड निकालते हैं।
मान लीजिए एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द स्पीड v1 फॉर हाफ टाइम, कितने टाइम के लिए, आधे टाइम के लिए वो मूव कर रहा है, कितने की स्पीड से मूव कर रहा है, v1 से, एंड फॉर द हाफ टाइम इट इज मूविंग विद v2, इट इज मूविंग विद v2, फाइंड द एवरेज स्पीड। ऐसी स्टेट में आप कैसे निकालोगे, अभी आपको मैं फॉर्मूला बता चुका हूं, जो एवरेज स्पीड होती है बेटा वो टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होती है, टोटल टाइम होती है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है कि टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, तो हम देख रहे हैं यहाँ ए से फाइनल डिस्टेंस कितना हमारा बी तक, बट इसमें दो टॉप बीच में स्लॉट आ रहे हैं, ए से ए बी डैश और फिर बी डैश से बी। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे ए से बी डैश का। तो ए से बी डैश में क्या था, v1 स्पीड थी, टाइम कितना था t2, तो तुम्हें पता है डिस्टेंस क्या होता है, इट्स v1 will speed into time, so v1 is the speed and time is t/2. Similarly, if we are moving from b to a, then distance will be again speed into time, so it's v2 into time is t/2, correct? Now this is a dash to b dash, a to b dash और ये b dash to b, तो टोटल डिस्टेंस कितना बन गया, जो हम लोग इन दोनों को एड अप कर देते हैं, that is what, that is v1 और यहाँ क्या बन गया, v1 t/2 v2 t/2, total distance is v1 plus v2 bracket close divided by 2 into t। तो टोटल टाइम क्या हुआ, अब हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए था, एक तो टोटल डिस्टेंस चाहिए था, दूसरा क्या चाहिए था बेटा, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो ऑलरेडी आपको पता, हाफ टाइम प्लस हाफ टाइम, तो इट्स t/2 और t/2, टोटल एडअप कर दिया तो कितना आ गया, t आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा, ये इट्स t। तो अब हम पुट करेंगे टोटल डिस्टेंस की वैल्यू, टोटल डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दी अब हमने, और टोटल टाइम की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारी जो एवरेज स्पीड आ गई बच्चा वो आ गई v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली अब एक और छोटा सा एग्जांपल हम फिर करेंगे। सपोज दिस इज द एग्जांपल कि हम लोग हाफ ऑफ द डिस्टेंस, पहले वाले में हाफ टाइम लिया था, अब की बार हाफ ऑफ द डिस्टेंस ले रहे हैं। कीप इन माइंड यहाँ थोड़ी सी कंसंट्रेशन की जरूरत है। इन द लास्ट एग्जांपल वी वर टेकन द हाफ टाइम, हियर आई एम टेकिंग द हाफ ऑफ द डिस्टेंस मूविंग विद स्पीड v1 एंड द नेक्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस मूविंग विद स्पीड v2। अगेन हमें पता है टोटल एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। देखिए टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास में हाफ ऑफ द डिस्टेंस हमारा किससे हो गया, v1 से, तो x/2 और नेक्स्ट हाफ हमारा कितना हो गया स्पीड, v2 से। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो x/2 और x/2 टोटल डिस्टेंस x आ जाएगा। अब मगर यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा, टाइम। तो पहले a से b डैश के पोर्शन में हम चलेंगे, a से b डैश के पोर्शन में हमें टाइम निकालना होगा। तो यहाँ पे वही टाइम क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी रही है पहले हाफ पोर्शन में, x/2, स्पीड कितनी रही है, v1। सिमिलरली दूसरे वाले केस में क्या रहा है, दूसरा टाइम क्या हुआ, डिस्टेंस तो वही रहा है x/2, बट स्पीड कितनी रही है, v2। दोनों को एडअप कर लिया, तो एडअप करने के बाद हमारे पास में कितना आ गया, कैलकुलेशन करके ये वैल्यू आ गई टोटल टाइम की। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस इज दिस x/2 प्लस x/2, टोटल टाइम वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड जस्ट नाउ। तो अब दोनों का कैलकुलेशन करने के बाद जो स्पीड आएगी वो हमारे पास में ये आ जाएगी। पहले वाला पोर्शन क्या था, डेट इज अर्थमेटिकल मीन था। ऐसे पोर्शन को हार्मोनिक मीन बोलते हैं हम लोग, क्या कहते हैं हम, HM, इसको हम HM कहते हैं। और पहले वाले केस में क्या था बेटा हमारे पास में, अब जब आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिकल मीन का पता चल जाएगा। जैसे इसको AM कह रहे थे हम लोग, ये मैथमेटिक्स में सीक्वेंस एंड सीरीज एक चैप्टर है, उसमें आपको पता चलेगा। डन। नाउ कम टू द, हम लोग अब बात करते हैं कि जो हमारी स्पीड है वो हो चुकी है। स्पीड हमारी 4 टाइप की आप लोगों ने पढ़ी थी, यूनिफॉर्म स्पीड,
and non-uniform speed, average speed and instantaneous speed. Now we are come to the point velocity क्या है. देखिए स्पीड में क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम था. तो स्पीड में डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी थी, तो स्पीड क्या बन गई थी, स्केलर बन गई थी. अब वेलोसिटी को क्या कहेंगे, इट इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सिंपली ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है. क्या होता है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है. तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. सिमिलरिटी दोनों में क्या हो गई भाई, दोनों ही मीटर पर सेकेंड में होती हैं. बट ये ध्यान रखें जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है. तो इट कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी जीरो. स्पीड नेवर बी नेगेटिव. The next is same similarly, ये भी चार टाइप की होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. फर्क कितना होगा, वहां डिस्टेंस अपॉन टाइम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लेंगे. करेक्ट. तो अब हम यहाँ पे सिंपली बात करते हैं कि भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब आपको पता है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब पता है, equal distance displacement in unequal interval of time और unequal displacement in equal interval of time. अब मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसकी एवरेज अब अलग वैल्यू सेम रहेगी उसी तरह, बट नॉन यूनिफॉर्म के दो पार्ट हो गए, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. फर्क क्या हुआ, वहां अगर हम v से रिप्रेजेंट कर रहे थे तो यहाँ v एरो से रिप्रेजेंट करेंगे. This arrow is representing the direction. वहां डेल्टा एक्स एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड क्या थी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, बट यहाँ एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, सो वी हैव पुट एन एरो ओवर द एक्स. तो दिस इज वेक्टर क्वांटिटी लेने के लिए वही सेम कॉन्सेप्ट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो दिस इज फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. तो ये हमारी एवरेज वेलोसिटी है. एक आता है वेलोसिटी का बेनिफिट क्या होता है. वेलोसिटी, अब जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो उसका ग्राफ कैसा होगा. अगर मैं सिंपली बात करूं भैया कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में जिसे हम वाई एक्सिस कह सकते हैं, वहां मैंने वेलोसिटी ले ली, जहां जिसे हम एक्स ये टू डायमेंशनली रिप्रेजेंट कर रहा हूं. इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आई हैव टेकन द टाइम.